वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला विद समीर सर। फिर एक बार हम एनपीओ की सीरीज में एक नया सम लेकर आए हैं जिसमें कुछ चीजें पुरानी होगी और कुछ चीजें नई होगी जो हमारी एनपीओ की प्रैक्टिकल सम को सॉल्व करने की इंफॉर्मेशन को बढ़ाएगी, नॉलेज को बढ़ाएगी। तो आइए हम सम रीड करते हैं। From the following balance sheet and receipts and payment account of a new English school, Barshi, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as on that date. अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर एक बैलेंस शीट दी है और रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट भी दिया है। मीन्स जो बैलेंस शीट दी है वो 1 अप्रैल 2019 की है, तो मीन्स ये ओपनिंग बैलेंस है। मीन्स ये जो बैलेंस शीट है वो ओपनिंग बैलेंस शीट है। इसमें जो भी सारे बैलेंसेस होंगे वो ओपनिंग बैलेंस होंगे और सारे बैलेंसेस कौन से होंगे? प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग, तो इस साल के ओपनिंग होंगे। उसके बाद आपको एक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, ठीक है। तो हम देखते हैं पूरे बैलेंस शीट को, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को। सबसे पहले अगर आप बैलेंस शीट में देखोगे तो आपको लायबिलिटीज पता चलेगा। देखो, लायबिलिटीज में कैपिटल फंड्स है, ओके। तो अगर आप देखोगे तो कैपिटल फंड आपको 6,43,000 का है और हमारा ईयर एंड कौन सा होगा? अगर फर्स्ट अप्रैल 2019 स्टार्ट है तो 31 मार्च 2020 हमारा क्या हो जाएगा? ईयर एंड हो जाएगा, ओके। तो हमारा करंट ईयर कौन सा है? 1920। ध्यान में रखना इस बात को, ओके। कैपिटल फंड आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में जाएगा। अब आपको ओपनिंग कैश दिया हुआ है। देखो, ओपनिंग कैश का कहीं इस्तेमाल नहीं होता बिकॉज सेम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में देखो आप क्लोजिंग कैश दिया हुआ है आपको बैलेंस कैरिड डाउन करके। तो कभी भी याद रखिए, किसी भी असेट्स के दो बैलेंस हो, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, तो जो करंट ईयर की बैलेंस शीट होती है उसमें हमेशा क्लोजिंग बैलेंस आता है। इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूं कि जब कभी भी कैश का दो बैलेंस दिया हो आपको, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस कहां पर दिया है? ये ओपनिंग बैलेंस शीट में। और क्लोजिंग बैलेंस कहां पर दिया है आपको? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, पेमेंट में जो लास्ट में कैरिड डाउन लिखा हुआ है। तो कभी भी जब दो बैलेंस दिया हो तो हमेशा आपको क्लोजिंग बैलेंस लेना रहता है बिकॉज हम करंट ईयर की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से वहां पर क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए, करंट ईयर का बैलेंस आना चाहिए जो फाइनल अमाउंट होता है, ओके। तो ऊपर वाला जो ओपनिंग कैश है वो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, वो इग्नोर होगा। हम उसको कैलकुलेशन के पार्ट में नहीं लेंगे। उसको सिर्फ कौन से केस में लेते हैं, मैंने बहुत बार हर सम में बताया है, वापस एक बार बता देता हूं। जब कैपिटल फंड नहीं दिया होता तो हमको एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती कैपिटल फंड को ढूंढने के लिए, बट आपको सम में कैपिटल फंड तो दे दिया है ना, ओके। देखिए 6,43,000 कैपिटल फंड तो है, इसीलिए हमको वो ओपनिंग कैश की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसके सामने हमारे पास क्लोजिंग कैश दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद देखोगे तो ओपनिंग बिल्डिंग है, फर्नीचर है, लाइब्रेरी बुक्स है, कंप्यूटर लेबोरेटरी है, ये सारे असेट्स है। अब देखो, ये सारे ओपनिंग असेट्स थे। हर बार मैं क्या करता हूं, ये सारे असेट्स के लिए मैं एक वर्किंग नोट इस्तेमाल करता हूं। मैं आपको फिर से एक बार ये वर्किंग नोट से इंट्रोड्यूस करवा देता हूं कि जितने भी असेट्स होते हैं वो सारे असेट्स के लिए मैं ये वर्किंग नोट का इस्तेमाल करता हूं। बट वो असेट्स कब यहां पर वर्किंग नोट में लाने की, इसकी कुछ कंडीशन है। जैसे पहले ये वर्किंग नोट क्या है समझ लीजिए। सबसे पहले किसी भी असेट्स का ओपनिंग बैलेंस होगा तो उसके सामने लिख देंगे। फिर कोई असेट्स हमने परचेज किया है पेमेंट साइड में, रिसीप्ट्स इन पेमेंट अकाउंट में हमें मिल गया पेमेंट साइड में, तो यहां पे लिख देंगे, इट मींस वो नया परचेज किया हमने। फिर हम उसका टोटल असेट निकाल लेंगे और लास्ट में अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन में उस असेट्स की कोई क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है तो यहां पर जाके लिख देंगे। और फिर जो भी इसका डिफरेंस होगा वो डेप्रीसिएशन होगा या कंज्यूम्ड होगा। अभी जैसे फिक्स असेट्स है तो डेप्रीसिएशन होगा, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर। बट जैसे स्टेशनरीज है, मेडिसिन है, तो वो सब कंज्यूम्ड होगा, ओके। तो यहां पर हम ये जो वर्किंग नोट है वो कब इस्तेमाल करनी है? जब कभी भी आपके असेट्स का कम से कम दो बैलेंस दिया हो, इन तीन बैलेंस में से कौन सा? ओपनिंग अमाउंट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट वाला या तो क्लोजिंग। इन तीनों में से कोई दो बैलेंस मिनिमम दिया होगा तो हम ये वर्किंग यूज करेंगे। अगर तीन दिया है तो अच्छी बात है, तो यूज ही करना है। बट अगर मिनिमम भी दो बैलेंस दिया हुआ है तो ये वर्किंग यूज हो गया। तो सवाल उठता है, सर अगर एक ही बैलेंस दिया हो तो, या तो फिर शायद ओपनिंग, या तो फिर अमाउंट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट वाला, या तो फिर क्लोजिंग बैलेंस वाला, तीनों में से कोई एक ही दिया है तो फिर डायरेक्टली वो असेट्स को हम लोग बैलेंस शीट में लेके जाके ट्रीट करेंगे, उसका जो भी आगे रहेगा एडजस्टमेंट। बट अगर कोई असेट्स का कम से कम मैक्सिमम 3 और मिनिमम 2 बैलेंस दिया हो तो आपको ये वर्किंग नोट इस्तेमाल करना है। ये इजी पड़ता है और जल्दी हो जाता है सम।
ओके बहुत सारे सर टीचर्स ये वर्किंग को वहीं पर कर देते हैं बैलेंस शीट पे, मैं इसका वर्किंग लेता हूं इसीलिए। ओके आगे बढ़ता हूं मैं। तो जो ये आपके बिल्डिंग, फर्नीचर, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लेबोरेटरी, ये सारे असेट्स है, ये सारा ओपनिंग बैलेंस है। हमको एक ही बैलेंस अब तक मिला है। अब जिसका सेकंड बैलेंस मिलता जाएगा तो वो सबको वर्किंग में करेंगे, और कोई असेट्स ऐसा रहेगा जिसका कोई सेकंड बैलेंस है ही नहीं, तो डायरेक्टली हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे, असेट्स में लेके जाएंगे। ओके आगे बढ़ता हूं मैं। फिर आप देखो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आ गए। अब देखते हैं रिसीप्ट साइड में। तो रिसीप्ट साइड में सबसे पहले वापस देखो, आपको वही ओपनिंग कैश दिया हुआ है 6000 और 10000, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। ओके बिकॉज ये कहीं पे यूज नहीं होने वाला है, अभी मैंने बताया। फिर ट्यूशन फीस आपको रिसिप्ट हो रही है, और ये एक इंग्लिश स्कूल है, तो ट्यूशन फीस इसकी क्या होगी, इनकम होगी। टर्म फीस भी इसकी इनकम होगी, एडमिशन फीस भी इसकी इनकम होगी। डोनेशन, अब यहाँ पे देखो डोनेशन अगर जनरल लिखा होता या कुछ नहीं लिखा होता तो मैं इसको इनकम मानता, बट जब डोनेशन में वर्ड कैपिटल हो या फिर कोई स्पेसिफिक डोनेशन हो, बिल्डिंग के लिए दिया है, लाइब्रेरी के लिए दिया है, तो फिर वो लायबिलिटीज हो जाता है। तो इन शॉर्ट ये जो डोनेशंस है उसमें कैपिटल लिखा हुआ है, तो हम लोग कैपिटल में जाके ऐड कर देंगे। ओके आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी आपकी इनकम है, बिकॉज आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा, आपने मतलब मेरा मतलब है एनपीयू ने। फिर गवर्नमेंट ग्रांट्स, और वहां पे लिखा है रेवेन्यू। अब रेवेन्यू का मतलब होता है कि आपकी नॉर्मल इनकम है, और गवर्नमेंट ग्रांट्स का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको गिफ्ट मिला। गवर्नमेंट भी बहुत सारे एनपीओ को पैसा देती है ना चलाने के लिए, मदद करने के लिए, बिकॉज वो सोशल वेलफेयर कर रहे हैं, और गवर्नमेंट का भी मोटो क्या होता है, सोशल वेलफेयर, इसीलिए बहुत बार गवर्नमेंट ग्रांट्स भी मिलते हैं। तो ये इनकम है, बिकॉज यहाँ पे रेवेन्यू लिखा है। कैपिटल लिखा होता तो मैं फिर इसको लायबिलिटीज में लेके जाता। ओके फिर सन्ड्री रिसिप्ट आपकी इनकम है, रिसिप्ट से ना मिल रहा है आपको पैसा। अब आ जाते हैं पेमेंट की तरफ। तो सैलरी आपका एक्सपेंसेस है, लाइब्रेरी बुक्स। अब देखो लाइब्रेरी बुक्स देखो आपको असेट्स में, ओपनिंग असेट्स में भी दिख रहा होगा, और यहाँ पे भी है। तो मैंने क्या कहा कि किसी भी असेट्स का अगर दो बैलेंस हो तो हम लोग वो असेट्स को कहाँ पे लेके जाएंगे, वर्किंग में लेके जाएंगे। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस भी दिया है और अमाउंट रिसीव्ड इन पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में दिया हुआ है, लाइब्रेरी बुक्स, यस और नो। तो हम लोग उसको लाइब्रेरी बुक्स को कहाँ पे लेके जाएंगे, वर्किंग्स में, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। फिर आप देखोगे तो ऑफिस रेंट आपका एक्सपेंसेस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, सन्ड्री एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस बिजनेस का आपका सॉरी एनपीओ का एक्सपेंसेस है, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस है, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस, फर्नीचर आपका असेट्स होगा। तो ओपनिंग में भी फर्नीचर दिया था और यहाँ पे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी फर्नीचर दिया है, तो हम लोग फर्नीचर को कहाँ पे लेके जाएंगे, वर्किंग में। आगे बढ़ते हैं। रिपेयर आपका एक्सपेंसेस है। अब क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन दिया, ये क्लोजिंग कैश इन हैंड है और कैश एट बैंक है। तो मैंने बताया कि क्लोजिंग कैश इन हैंड, कैश एट बैंक कहाँ पे यूज होने वाला है, हाँ हाँ बोलो, असेट्स में, एग्जैक्टली असेट्स में। अब आ जाते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। अब यहाँ पे 3 एडजस्टमेंट्स है। कहता है कि आपकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, जो आपको पे करना बाकी है, तो हम सैलरी को क्या कर देंगे, स्टार कर देंगे। फिर कहता है आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस है, आपकी ट्यूशन फीस आना बाकी है, तो इनकम होगी ना। देखो आउटस्टैंडिंग ऐड ही होगा, चाहे वो इनकम हो या एक्सपेंस हो, ध्यान रखना। बट ये जो ट्यूशन फीस है वो तो हमारी इनकम है, तो हम ट्यूशन फीस में स्टार कर देंगे। आप बोल रहे हो स्टार मतलब क्या, अरे बाबा मार्क कर देंगे ताकि एक लाइन छोड़ सके, उसको इनर कॉलम में लिखकर एक लाइन छोड़ देंगे ना, बिकॉज उसमें ऐड करना पड़ेगा। डेप्रिशिएट लाइब्रेरी बुक्स बाय ₹9,000 एंड फर्नीचर बाय 10,000। लास्ट में कहता है कि आपको डेप्रिसिएशन देना है 9,000 का बुक्स पर और 10,000 का फर्नीचर पर। आप जानते हो कि हमने दोनों को कहां पे लेके जाएंगे, वर्किंग में, तो उसका जो भी ट्रीटमेंट होगा सब कुछ वर्किंग में हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, देखो बिल्डिंग का खाली एक ही वैल्यू था और कंप्यूटर लेबोरेटरी का एक ही वैल्यू था, करेक्ट। ना कोई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आया, ना कोई वो एडजस्टमेंट्स में आया। तो जब उसका एक ही वैल्यू था तो हमारी बिल्डिंग और कंप्यूटर लेबोरेटरी डायरेक्टली कहां पे लेके जाएंगे, असेट्स में, वो भी इनर के आउटर कॉलम। क्यों, कोई भी एडजस्टमेंट्स ही नहीं है। ओके तो लेट मी स्टार्ट योर सम फर्स्ट। तो सबसे पहला देखो आप स्टार्ट करते हैं तो क्या करेंगे, कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड कहां पे लिखेंगे, लायबिलिटीज में, 6,43,000 का। तो यहां पे जाके मैं कैपिटल फंड लिख दूंगा 6,43,000। आप जानते हो कि मैंने इनर कॉलम में क्यों लिखा, बिकॉज उसमें हमारा डेफिसिट या तो सरप्लस मींस एनपीओ का लॉस या तो फिर एनपीओ का प्रॉफिट, जिसको हम डेफिसिट और सरप्लस कहते हैं, वो ऐड और लेस होगा ना, इसीलिए। उसके बाद आ जाइए हम लोग असेट्स की तरफ चलते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक इग्नोर होगा। अभी मैंने बताया कि बिल्डिंग का एक ही वैल्यू दिया था, तो बिल्डिंग डायरेक्टली कहां पे जाएगी, असेट्स में जाएगी। तो यहाँ पे बिल्डिंग, वो भी आउटर कॉलम जाएगी।
बिकॉज उसका एक ही वैल्यू था 4,50,000, है ना। नेक्स्ट आप देखोगे तो फर्नीचर, बट फर्नीचर की आपको दो वैल्यू दी है, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में भी है, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी है। तो हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे, उसका डेप्रिसिएशन भी है, तो डायरेक्टली कहाँ पे लेके जाएंगे हम लोग, वर्किंग में। तो कैसे करेंगे वर्किंग, ध्यान से देखना। मैं ऐसा एक लाइन बना दूंगा, एक बॉक्स टाइप, और ऊपर लिख दूंगा फर्नीचर। अब ये फर्नीचर का हेडिंग आ गया। अब सबसे पहले जो बैलेंस शीट में से जो बैलेंस मिल रहा है वो कौन सा बैलेंस है, वो ओपनिंग बैलेंस है ना, तो ओपनिंग बैलेंस के सामने रख दूंगा। कैसे मालूम पड़ा, अरे ओपनिंग बैलेंस शीट है, जरा डेट तो देखो, 1 अप्रैल 2019, करेक्ट। क्या अमाउंट है भाई, 72,000। तो यहाँ पे जाके ओपनिंग बैलेंस के सामने 72 रिकॉर्ड कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। लाइब्रेरी बुक सेम, बिकॉज उसके ऊपर भी दो बैलेंस, दो अमाउंट दिया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी दिया है। तो मैंने कहा कि किसी भी असेट का दो अमाउंट होगा तो कहां पे जाएगा, वर्किंग में हमारी। तो यहां पर वापस एक बॉक्स बना दूंगा और यहां पे ले लूंगा लाइब्रेरी बुक्स, और अमाउंट है इसका 45,000। तो ये भी ओपनिंग बैलेंस था, तो बराबर ओपनिंग बैलेंस के सामने लिख दिया। ओके, देखो ये ओपनिंग बैलेंस के सामने लिखा हुआ है दोनों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कंप्यूटर लेबोरेटरी। अब कंप्यूटर की जो लैब थी उसका कोई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई उसका कोई क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल है एडजस्टमेंट्स में। तो डायरेक्टली कहां पे जाएगा, असेट्स में, बिकॉज उसकी एक ही वैल्यू अवेलेबल है। नंबर 2, वो भी आउटर कॉलम में जाएगा, बिकॉज उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। तो अमाउंट है 60,000, कंप्यूटर लैब 60,000 का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद हमारा यहाँ पे असेट साइड कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसीप्ट साइड में। तो ओपनिंग कैश तो इग्नोर होगा, ट्यूशन फीस 90,000 की है, बट इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट था ना कि आपके आउटस्टैंडिंग है, तो इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। और कहां पे लिखेंगे, इनकम साइड, बिकॉज ये इनकम है ना रिसीप्ट साइड में। बाय ट्यूशन फीस 90,000, और एक लाइन छोड़ दिया ताकि एडजस्टमेंट कंप्लीट कर सको। उसके बाद आप देखोगे तो टर्म फीस है, तो बाय टर्म फीस, और इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में जाएगा। और इसका अमाउंट है 3,000। नेक्स्ट, एडमिशन फीस 12,000 रुपीज का है, वो भी आपकी इनकम है और इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। देन नेक्स्ट, डोनेशन, बट कैपिटल वाला डोनेशन है, तो कैपिटल में जाके ऐड कर देंगे 61,000। बड़ा सिंपल समय, जल्दी हो जाएगा। 61,000 ऐड कर दूं, 0 0 0 4 10, और ये हो गया 7, तो यहां पे आ गया 7,04,000। अब बोलोगे इनर कॉलम में क्यों लिखा सर, आउटर कॉलम में लेके जाओ। अरे अभी सरप्लस और डेफिसिट बाकी है ना, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं। फिर आप देखोगे तो इंटरेस्ट रिसीव्ड आपकी इनकम है 2,000, तो आपकी इनकम में जाएगा बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, और अमाउंट था 2,000। नेक्स्ट, गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिला है, वो भी रेवेन्यू वाला, मतलब इनकम वाला, 1,20,000 का इनकम, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आउटर कॉलम। गवर्नमेंट ग्रांट्स 1,20,000 का है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आपको है सन्ड्री रिसिप्ट्स, वो भी आपकी इनकम है 11,000 की, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम। अब उसके बाद हम चलते हैं पेमेंट साइड। पेमेंट में सैलरी है और सैलरी पे एडजस्टमेंट है, तो सैलरी एक्सपेंसेस होती है, बट इनर कॉलम में लिखूंगा बिकॉज एडजस्टमेंट है। तो यहां पे 2 सैलरी, और अमाउंट था हमारा सैलरी का 90,000, बट इनर कॉलम बिकॉज एडजस्टमेंट है, समझे। आगे बढ़ते नेक्स्ट। अब देखो लाइब्रेरी बुक्स वो आपका असेट है, और ये अमाउंट कहां से मिला है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से।
तो देखो यहाँ पे लाइब्रेरी बुक ये रहा है, और ये अमाउंट कहां से मिला, रिसीव्स इन पेमेंट अकाउंट्स, तो बराबर इसके सामने आएगा, और अमाउंट था इसका 14,000 रुपीज। तो देखो बराबर मैं वर्किंग में लेके गया, और लाइब्रेरी बुक्स रिसीव्स इन पेमेंट अकाउंट से 14,000 मिला। अब इसका टोटल निकाल लेता हूं, तो इसका टोटल हो रहा है यहां पर 9 और 5, 59,000। ओके, ये टोटल निकला इसका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्योंकि हमने उसको वर्किंग में लेके गए ना, तो वर्किंग में ही होगा वो। ऑफिस रेंट 10,000 का पे किया, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम। ओके, ऑफिस रेंट 10,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम। नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका 22,000 का है, डायरेक्टली आपका आउटर कॉलम में जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। $22,000 आउटर कॉलम। देन नेक्स्ट, सन्ड्री एक्सपेंसेस 12,000 आउटर कॉलम। देन नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो इंश्योरेंस 10,200, नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम, एक्सपेंसेस है सब। देन नेक्स्ट, स्पोर्ट्स एक्सपेंस 8,000 आउटर कॉलम, नो एडजस्टमेंट। नेक्स्ट, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस, अब इसका 9,000 रुपीज आउटर कॉलम। एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, वापस एक बार लिख देता हूं, एनुअल गैदरिंग लिखता हूं, अभी इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, जगह नहीं है वहां पर पूरा लिखने का। अमाउंट है 9,000। नेक्स्ट, फर्नीचर, देखो ये फर्नीचर आपका असेट है, और फर्नीचर देखो हमने वर्किंग में लेके गए, और ये अमाउंट कहां से मिला, रिसीप्ट इन पेमेंट अकाउंट से, तो रिसीप्ट इन पेमेंट अकाउंट के सामने आएगा आपका फर्नीचर का 50,000। ध्यान से, इसका टोटल निकाल ले, तो ये आ गया आपका 1,22,000। आगे बढ़ते हैं, फिर रिपेयर्स है, नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम, एक्सपेंस है आपका 15,000 का। फिर आगे बढ़ते हैं, अब आगे आपके पास क्लोजिंग कैश, ये कैरेट डाउन मतलब क्लोजिंग कैश होता है आपका। ओके, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्योंकि आपका रिसिप्ट इन पेमेंट अकाउंट एक कैश बुक होता है, ध्यान रखना इस बात को। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 4,800 और 70,000। तो देखो यहाँ के असेट्स में लिख दूंगा, कैश इन हैंड 4,800, कैश एट बैंक 70,000, टोटल आएगा 74,800। समझा? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब पहली एडजस्टमेंट आ गई, हमारी सारी पोस्टिंग हो चुकी है। एडजस्टमेंट नंबर 1, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी आपकी देना बाकी है, तो आप ऐड कर दोगे, दो इफेक्ट होगी ना, तो सबसे पहले सैलरी में ऐड कर दोगे, तो ये देखो ओएस, यहाँ पे ओएस का मतलब आउटस्टैंडिंग है। ओके, और 9,000 रुपीज का सैलरी देना बाकी था, तो 9,000 में ऐड कर दूंगा, तो यहां पे आ जाएगा 99,000 का सैलरी। आपका 99,000 का सैलरी हो गया टोटल।
अब ये सैलरी देना बाकी है तो एनपीओ का लायबिलिटी हो गया ना, बिकॉज फ्यूचर में तो देना पड़ेगा, और एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट होती है, तो ये एक हुई। अब दूसरी आपकी लायबिलिटी है, बिकॉज आपको देना बाकी है भाई, तो यहां पे डायरेक्टली आउटर कॉलम 9000। अब आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, देखो आउटस्टैंडिंग तो ऐड होगा, ट्यूशन फीस आपकी इनकम थी तो यहां पे ऐड कर देंगे बाय आउटस्टैंडिंग। अब अमाउंट लिख लेते हैं, 15,000 का है, आउटस्टैंडिंग ऐड तो होगा, सही बात है। अब यहां पे आ गया आपको 1,05,000, थोड़ा 1 अच्छा नहीं बना, 1,05,000। अब इसकी दूसरी इफेक्ट क्या होगी, अरे ये लायबिलिटी नहीं है, आपकी इनकम है, आने वाली है, फ्यूचर इनकम है, आपका कैश है किसी और के पास पड़ा है जो फ्यूचर में आने वाला है, तो असेट हो गया ना। देखो आउटस्टैंडिंग अगर एक्सपेंसेस हो तो लायबिलिटी, बट आउटस्टैंडिंग इनकम हो आने वाला तो आपका असेट हो जाएगा, ओके, क्योंकि फ्यूचर में आपको पैसा आएगा। तो यहां पे आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 15,000 हो गया। अब लास्ट एडजस्टमेंट कहता है कि आपको डेप्रिशिएट करना है आपकी लाइब्रेरी का बुक 9,000 से और फर्नीचर को 10,000 से। तो देखिए जरा यहां पर ध्यान से, अब देखो क्लोजिंग बैलेंस तो नहीं दिया था बट डेप्रिसिएशन दे दिया है। डेप्रिसिएशन कितना दिया है बाबा आपको, 9,000 और 10,000, तो लाइब्रेरी बुक्स का 9,000 बोला है, तो ये रहा लाइब्रेरी बुक्स 9,000 का, और यहां पर फर्नीचर को 10,000 का, करेक्ट, इतना दे दिया, डेप्रिसिएशन के सामने लिख दिया। अब देखो ये क्लोजिंग, इसका माइनस करने के बाद ये आपको डेप्रिसिएशन आता है, बट क्लोजिंग तो दिया ही नहीं था, तो कोई बात नहीं ना, हम लोग रिवर्स कैलकुलेशन कर लेंगे, मतलब इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमको क्लोजिंग मिल जाएगा ना, बात समझे। तो यहां से अगर इसमें से माइनस कर दू तो यहां पे कितना आ जाएगा बाबा, बोलो, 1,12,000, बिकॉज 10,000 गया ना, यस और नो। अब ये 1,22,000 में से 10,000 माइनस कर दो तो ऑटोमेटिक मुझे क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा, बीच का बैलेंसिंग डिफरेंस 1,12,000 का, ओके, ये आपका क्लोजिंग असेट हो गया। अब यहां से 9,000 माइनस कर लूंगा सिमिलरली, तो मुझे कितना मिल जाएगा, 50,000, करेक्ट। अब इस वर्किंग को फॉलो करने का, देखो ओपनिंग बैलेंस के सामने कुछ लिखा था नहीं, अमाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट के सामने कुछ लिखा था नहीं, बट यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस के सामने लिखा था A4 क्या होगा, असेट होगा, तो आप डायरेक्टली ये बैलेंस को कहां पे लेके जाओगे, असेट में लेके जाओगे। A4 क्या होगा, यहाँ पर असेट होगा, तो डायरेक्टली यहाँ पर कौन सा था पहला वाला हमारा, फर्नीचर था, और वर्किंग नोट नंबर 1 से आया था, और फर्नीचर की वैल्यू कितनी है देखो, क्लोजिंग बैलेंस 1,12,000, वहां पे क्लोजिंग असेट आता है ना, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो ये वाला वैल्यू जाएगा ना, तो 1,12,000। सिमिलरली लाइब्रेरी के साथ होगा 50,000, बिकॉज ये भी ए के सामने आया ना, सॉरी, हाँ लाइब्रेरी बुक से, लाइब्रेरी बुक्स 50,000, वर्किंग नोट नंबर 1 से मिला, हो गया। मींस ये जो क्लोजिंग बैलेंस के सामने दोनों असेट्स थे वो लास्ट हमारे असेट्स में जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे ए लिखा था, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी नीचे देखो डेप्रिसिएशन है, क्या लिखा है यहाँ पे, एक्सपेंस लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, तो ये एक्सपेंस में जाएगा आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, ओके, तो यहां पे जाके लिख दूंगा टू डेप्रिसिएशन, हेडिंग ले लेता हूं, किस पे निकला, फर्नीचर पे 10,000 का, फर्नीचर पे 10,000 का, और लाइब्रेरी बुक्स पे 9,000 का। तो टोटल कितना आ गया, 19,000, लाइब्रेरी है, सॉरी LIBRARARY, बट वहां पे स्पेस नहीं था इसीलिए, तो वहां पे भी थोड़ा सा स्पेलिंग एरर हो गया है, कर देता हूं, लाइब्रेरी ना,
ठीक है, यहाँ पर हो गया। और कोई एडजस्टमेंट है? नहीं, अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो कंप्लीट हुआ। मैंने क्या किया, A4 असेट्स में लेकर गया, जो डेप्रीसिएशन का था वो डेप्रीसिएशन एक्सपेंसेस में लेकर गया, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सपेंसेस। आपका सम कंप्लीट होता है। अभी क्या करूंगा, फाइनली टैली करूंगा और सम को कंप्लीट करूंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या टैली करूं, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कैसे करूंगा, जो दोनों में बड़ा बैलेंस है पहले चेक कर लूंगा, कौन सा बड़ा बैलेंस है, पेंसिल से। यस और नो, आ जाइए। बड़ी सिंपल चीज है ना, मतलब दोनों में तो जो बड़ा बैलेंस होगा वो चेक कर लूंगा पहले। आ जाइए, यहां पर देखो 0 0 0 0, सेकेंड में 0 0 0 0, थर्ड वाला 0 0 0 0 0 0 0, 5 8 10 12 13, 1 हो गया, तो ये हो गया 2, और ये हो गया 4, और एक 5 1 2। यहाँ पे कितना आ रहा है, पहले ये पेंसिल से लिख लेने का, 2,53,000। अब यहाँ का चेक करते हैं। ओके, 0 0, बट यहां पर आ गया 2। अब आगे बढ़ते हैं, 9 11 13 13, और ये 8 21 21, और ये 9 30 35 35, और ये 44। तो 4 हो गए कैरी, तो यहां पर हो गया 13 14 16 17 18 19, और ये हो गया 20। तो यहां पर आपके आ रहे हैं 2,04,200, और वहां पर आ रहे हैं आपके 2,53,000। तो बड़ा कौन सा है, आपकी इनकम साइड बड़ी है, तो वो दोनों तरफ आ जाएगी। अभी पेन से लिख लेने का, 2,53,000 दोनों तरफ आ गए। तो इनकम आपकी बड़ी है, अभी आपका एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि एनपीओ को सरप्लस हुआ है या डेफिसिट। सरप्लस मतलब प्रॉफिट और डेफिसिट मतलब लॉस। 0 0, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2 आ गया, 12 हो गया, 12 में से 4 गए तो 8 बचे, यहाँ बचा 4, तो वापस नीचे आ जाएगा 4। तो 48,800 आपके एनपीओ का इनकम हो रहा है, मीन सरप्लस हो रहा है। तो एग्जैक्टली परफेक्ट आंसर है। तो ये जो इनकम ज्यादा थी ना, तो आपको सरप्लस हो गया। सरप्लस कैरिड डाउन। अब ये सरप्लस क्या हो जाएगा बाबा, जो सरप्लस आया है आपको कैपिटल में ऐड हो जाएगा ना। अगर लॉस होता, डेफिसिट होता तो माइनस होता। ओके, तो यहां पर जाकर ऐड कर देंगे सरप्लस को। चलिए 48,800 0 0, फिर वापस 8 हो गया, 12 1 कैरी होगा तो इधर आ गया 5, और इधर आ गया 7। तो यहाँ पे आपको कितना हो रहा है, 7,52,800। और अब टोटल अगर बैलेंस शीट का दोनों बैलेंस यहाँ और आपका लायबिलिटी और असेट्स का बैलेंस बराबर आया तो टैली, अदरवाइज कुछ रॉन्ग होगा। ओके, देखते हैं फटाफट। 0 0 8 11 6 7, 7,61,800, वहां पे भी वही आना चाहिए। हाँ, 0 0, थर्ड में आ गया 8, 4 में 4 9 10 11, 1 आ गया। ओके, यहाँ पे 1 आ गया तो 1 गए, वहां पे कैरी हो गए, तो हो गया 6 12 12, और ये हो गया आपका 19 20 21 21, और ये 26। तो 2 कैरी हो गया, तो ये हो गया हमारा 2 6, और ये 1 7। तो 7,61,800। ओके, तो यहां पर आपका एनपीओ का ये सम कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।